Good morning friends, I am speaking Avinash Srivastava from home classes. Today I am going to tell about quick learn life and works on William Shakespeare with diagram. फ्रेंड्स इसे लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। अगर टाइम नहीं है तो 2 या 3 बार में देखें। ओके, लेट्स स्टार्ट। विलियम शेक्सपियर was born on 23rd April 1564, Stratford-upon-Avon in Warwickshire, इंग्लैंड। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रेटफोर्ड इज़ ए विलेज एंड अपॉन इज़ ए रिवर, तो एवन नदी के किनारे स्ट्रेटफोर्ड नामक ग्राम में ये पैदा हुए थे। ओके फ्रेंड्स, वारविकशायर को ध्यान में रखिएगा, वारविकशायर। हिज फादर वाज जॉन शेक्सपियर, इनके पिता जॉन शेक्सपियर थे, एंड मदर मेरी अर्डेन, MM, आप MM को ध्यान में रखिए, मदर मेरी अर्डेन। ओके फ्रेंड्स, वाइफ इनकी एनी हैथवे, इनकी जो वाइफ थी वो एनी हैथवे। 1582 में इनकी शादी हुई। शी वॉज 8 years सीनियर टू हिम, वह उनसे 8 साल बड़ी थी। और इसका शॉर्ट की है वाह, WAH, W फॉर वाइफ, वाइफ एनी हैथवे। ओके फ्रेंड्स, और डेथ इनका 23 अप्रैल 1616, यानी जन्म इनका 23 अप्रैल 1564 और मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुआ था फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, इनके ऑफस्प्रिंग हैं सुसाना, इनकी बड़ी बेटी का नाम सुसाना 1583 में पैदा हुई, और इनके हस्बैंड हैं जॉन हॉल, ही वॉज ए फिजिशियन। सेकेंड, हैमनेट एंड जूडिथ, यानी इनके ट्विंस थे हैमनेट और जूडिथ, ये दोनों ट्विंस, और इनके हस्बैंड का नाम थॉमस ट्विनी, जूडिथ के हस्बैंड का नाम थॉमस ट्विनी था फ्रेंड्स। ओके, तो इस प्रकार से इनका जन्म और मृत्यु, ये आप इसको ध्यान में रखिए। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। विलियम शेक्सपियर रोट 37 प्लेज, इन्होंने टोटल 37 प्लेज लिखा। कुछ उसमें से ट्रेजेडी थी, कुछ कॉमेडी, और कुछ हिस्टोरिकल प्लेज, और कुछ रोमांसेस थी। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ ट्रेजेडी? ट्रेजेडी क्या होता है? ट्रेजेडी मीन्स होता है दुखांत, यानी जिस किसी भी प्ले का अंत दुख में हो, यानी सीरियस सब्जेक्ट, इट्स सब्जेक्ट इज़ सीरियस, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो सीरियस मैटर पे होता है। यानी प्ले के अंत में मेन कैरेक्टर जो रहता है, हीरो या हीरोइन, उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे हिंदी फिल्मों में आप देखते हैं कि किसी किसी फिल्म में हीरो या हीरोइन की मृत्यु हो जाती है, तो उसे हम ट्रेजिक फिल्म बोलते हैं, ट्रेजेडी। ओके, तो देखते हैं। ट्रेजेडी इज़ ए जेनर ऑफ ड्रामा विच प्रेजेंट्स ए सीरियस सब्जेक्ट मैटर, यानी इसका जो सब्जेक्ट होता है वो सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है अबाउट ह्यूमन सफरिंग, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो सीरियस होता है, इसका अंत जो होता है वो दुखद होता है, दुख में होता है। ओके फ्रेंड्स, तो विलियम शेक्सपियर के 4 जो है वो ग्रेट ट्रेजेडीज़ कहे जाते हैं। ग्रेट ट्रेजेडीज़ इनके, तो ग्रेट ट्रेजेडी में कौन कौन सा है? फर्स्ट है फ्रेंड्स हैमलेट, इनका ग्रेट ट्रेजेडी हैमलेट। इसकी सेटिंग है फ्रेंड्स डेनमार्क में, इसकी जो सेटिंग है वो डेनमार्क में है, और ये बुक आई थी 1601 में। सेकेंड इनका प्ले है ओथेलो, इसकी सेटिंग वेनिस में हुई थी, और ये 1603-1604 में ये बुक आई थी। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स किंग लियर, इसकी सेटिंग ब्रिटेन में हुई थी, ये 1605 में आई थी। और नेक्स्ट है मैकबेथ, इसकी सेटिंग
स्कॉटलैंड में 1606 में ये बुक पब्लिश हुई थी। तो ये 4 जो इनका प्ले है, ट्रेजेडी है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, इससे हम ग्रेट ट्रेजेडीज़ के नाम से जानते हैं। और इससे फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है कि इसका सीरियल पूछता है कि सबसे पहले कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई। तो ये कई बार कई एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे एक शार्ट की आपको फार्मूला यहाँ पे देखिए बनाए हैं, HOKM, HOKM, H से आप कह लीजिए हाय ओके मैडम, इस तरह से आपको याद हो जाएगा, हाय ओके मैडम। और DVBS, H फॉर हैमलेट, D फॉर डेनमार्क, यानी हैमलेट की सेटिंग जो हुई है वो डेनमार्क में हुई है। O फॉर ओथेलो, ओथेलो की सेटिंग वेनिस में हुई है। K फॉर किंग लियर, किंग लियर की सेटिंग ब्रिटेन में हुई है। M फॉर मैकबेथ, मैकबेथ की सेटिंग स्कॉटलैंड में हुई है फ्रेंड्स। तो हाय ओके मैडम, DVBS, इस तरह से आप इसको लर्न कर लीजिए। तो क्योंकि उस एग्ज़ाम में सेटिंग भी पूछा जाता है कि हैमलेट की सेटिंग कहाँ पे है, ओथेलो की, किंग लियर और मैकबेथ। तो इस तरह से आपका ये तैयार हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स देखते हैं। नेक्स्ट इनकी ट्रेजेडी है टाइटस एंड्रोनिकस, इसकी सेटिंग रोम में है और ये 1592-93 में ये बुक पब्लिश हुआ था। दिस इज़ ए रिवेंज ट्रेजेडी, यह एक रिवेंज ट्रेजेडी है। ओके, नेक्स्ट प्ले है इनका रोमियो एंड जूलियट, ये 1595 में आया था। इसकी सेटिंग है वेरोना एंड मैंटुआ, 2 जगह इसकी सेटिंग है फ्रेंड्स, वेरोना एंड मैंटुआ, रोमियो एंड जूलियट। फ्रेंड्स इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। अगर टाइम नहीं है तो इसे 2 या 3 बार में देखें। ओके, तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जूलियस सीज़र, इसकी सेटिंग रोम में है, 1599 में ये बुक आई थी। नेक्स्ट देखते हैं ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, इसकी सेटिंग ट्रॉय नामक शहर में हुई है, 1602 में ये बुक पब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट है टाइमन ऑफ एथेंस, इसकी सेटिंग एथेंस में है, 1605 में बुक आई थी। फ्रेंड्स आपको उल्टा देखने में लग रहा होगा तो आप मोबाइल को सीधा करके देख लीजिएगा, क्योंकि सर्कल में लिखा गया है इसलिए थोड़ा सा आपको उल्टा दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा 1606 में ये बुक आई थी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा 1606, और इसकी सेटिंग भी रोम में है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है कोरियोलेनस, इसकी सेटिंग भी रोम में है, जो 1608 में आई थी। ओके, तो इसे आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, तो सभी ट्रेजेडी को यहाँ पे दिखाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉमेडी। कॉमेडी में क्या होता है फ्रेंड्स? कॉमेडी मीन्स होता है सुखांत, यानी हैप्पी एंडिंग। उसका जो कंक्लूज़न होता है वो, उसका एंड जो होता है वो हैप्पी होता है। यानी आप हिंदी फिल्म में देखे होंगे, जैसे नो एंट्री फिल्म है, जो उसकी एंडिंग होती है वो हैप्पी होती है, यानी आपको एम्यूज़मेंट उसमें मिलता है, आनंद, मनोरंजन होता है, मनोरंजक होता है। उसका जो एंड होता है वो बिल्कुल मनोरंजक होता है। उसी तरीके से प्ले में भी होता है, लास्ट में कैरेक्टर मिलते हैं। तो आप कॉमेडीज़ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ए कॉमेडी इज़ ए स्टेज प्ले ऑफ ए लाइट एंड एम्यूजिंग कैरेक्टर विद ए हैप्पी कंक्लूजन टू इट्स प्लॉट। यानी उसकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी कंक्लूजन है, एंडिंग होती है, यानी वो एम्यूजिंग होता है, यानी मनोरंजक होता है। ओके, एक और
डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, ए कॉमेडी इज़ ए fictional work in which the materials are selected and managed primarily in order to interest and amuse. ओके, सेम वही मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट कॉमेडी इनकी है एज यू लाइक इट, यानी ये फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन में इसकी सेटिंग है, फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन। एज यू लाइक इट ये फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन में सेटिंग है। 1599 1600 में ये बुक पब्लिश हुई थी। फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन आप देख लीजिए। और इसकी और सेकंड बुक है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट इसकी सेटिंग है इलिरिया नामक शहर, और इसका जो सेकंड नेम है व्हाट यू विल। ये फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसकी व्हाट इज़ द सेकंड टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट, तो व्हाट यू विल, ये 1601 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये वेरोना नामक शहर में वेरोना, मिलान और मैंटुआ। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इसकी सेटिंग कहाँ कहाँ पर है, वेरोना, मिलान एंड मैंटुआ। ओके, 1590 1591 में ये प्ले आया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द टेमिंग ऑफ द श्रीव। द टेमिंग ऑफ द श्रीव, ये पैडुआ इसकी सेटिंग है। 1590 1591 में ये प्ले आया था। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स मच अडू अबाउट नथिंग। मच अडू अबाउट नथिंग, इसकी सेटिंग है मेसिना, ये 1598 में आया था। ओके, नेक्स्ट प्ले है मेज़र फॉर मेज़र। ये सभी फ्रेंड्स कॉमेडीज़ हैं। इसको इसलिए चार्ट ये डायग्राम बनाए हैं ताकि आप लोगों को ट्रेजेडी अलग से समझ में आ जाए, कौन कौन सी इनकी ट्रेजेडी है, कौन कौन सी कॉमेडीज़ हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि ये भी प्रश्न आता है कि ये इनकी 3 दे दिया रहेगा, कौन सी कॉमेडी है, कौन सी ट्रेजेडी है। तो आप इसको कई बार वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कौन सी इनकी ट्रेजेडी है और कौन सी कॉमेडी है। नहीं तो फ्रेंड्स 37 प्लेज हैं तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि ये ट्रेजेडी है या कॉमेडी है। तो अलग अलग प्ले भी हम निकालेंगे आगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबको डिफ़ाइन करेंगे। देखते हैं आगे। तो मेज़र फॉर मेज़र ये इनकी कॉमेडी है। इसकी सेटिंग कहाँ पर है, वियना नामक शहर में। वियना, मेज़र फॉर मेज़र वियना, ये फ्रेंड्स पूछा गया एग्ज़ाम में। मेज़र फॉर मेज़र की सेटिंग वियना, इसको आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेज़र फॉर मेज़र वियना। ओके, 1603 में। नेक्स्ट है लव स्लीवर्स लास्ट। इसकी सेटिंग है नेवरे नामक शहर में। लव स्लीवर्स लास्ट नेवरे नामक सिटी में इसकी सेटिंग है। 1594 1595 में ये बुक पब्लिश हुई थी। और इसमें ये राइमिंग लाइंस, इसमें जो लिखा गया है वो राइमिंग लाइंस में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि किस प्ले, विलियम शेक्सपियर के किस प्ले, कौन सा प्ले है जो राइमिंग लाइंस में लिखी गई है। 4 प्ले दे देगा। तो लव स्लीवर्स लास्ट जो है वो राइमिंग लाइंस में लिखी गई है, इसे ध्यान में रखिए। ओके फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, लव स्लीवर्स लास्ट, इसकी ये राइमिंग लाइंस में लिखी गई हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ओके, इफेसस नामक सिटी में इसकी सेटिंग है। 1594 में ये बुक पब्लिश हुआ था। दिस इज शॉर्टेस्ट प्ले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी ये बुक द कॉमेडी ऑफ एरर्स ये शॉर्टेस्ट प्ले है, यानी सबसे छोटी प्ले है इनकी। जितने भी प्ले इन्होंने लिखा है ये सबसे छोटी प्ले है, शॉर्टेस्ट प्ले।
1787 इसमें लाइन्स हैं। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान में रखिएगा। इन 1787 लाइन है इसमें। ये शॉर्टेस्ट प्ले है। कौन सी प्ले? द कॉमेडी ऑफ एरर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, आप इसे पढ़िएगा ज़रूर। नेक्स्ट, all's well that ends well, all's well that ends well। ये रोसिलन इसकी सेटिंग है, पेरिस, फ्लोरेंस एंड मर्सलीज, ये 4 जगह इसकी सेटिंग है। 1604-1605 में ये बुक पब्लिश हुआ था। ओके, all's well that ends well फ्रेंड्स। तो ये सब कॉमेडीज़ हैं, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है ए मिड समर्स नाइट ड्रीम। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। इसकी सेटिंग है एथेंस में। 1595 में आई थी ये बुक। 1595 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1595 में आई थी ए मिड समर्स नाइट ड्रीम, और इसकी सेटिंग एथेंस में है। नेक्स्ट बुक है मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर। ये भी विंडसर नामक शहर में इसकी सेटिंग है। 1597 और 1598 में ये बुक पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसकी सेटिंग होती है कहाँ पे? वेनिस और वेलमंट नामक शहर में, जहाँ की पोर्सियाँ हैं। जो फ्रेंड्स इसको पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। और 1596 में इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में पब्लिश हुआ है। तो ये था फ्रेंड्स कॉमेडीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी। इसको आप कई बार देखें। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस, यानी फ्रेंड्स हिस्टोरिकल प्लेस, देर आर 10 हिस्टोरिकल प्लेस, यानी कि विलियम शेक्सपियर का टोटल जो प्ले हिस्टोरिकल प्ले है वो 10 है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इनका प्ले कितना है? 10। टोटल 10 हिस्टोरिकल प्ले इन्होंने लिखा है। 10 historical plays cover the 5 generation of medieval power struggle, यानी जो इनका जो प्ले है 10 हिस्टोरिकल प्ले, ये कवर करते हैं 5 जनरेशन को, इंग्लैंड के 5 जनरेशन को। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कितने जनरेशन को ये 10 हिस्टोरिकल प्ले में लिखा गया है। तो ये 5 जनरेशन को कवर किया गया है ऑफ मेडिवल पावर स्ट्रगल। ओके फ्रेंड्स, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 10 हिस्टोरिकल प्ले है। ओके, तो इसे देखते हैं। यानी जो इनका फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले है फ्रेंड्स, इन्होंने जो हिस्टोरिकल प्ले लिखा है इसको सीरियल से नहीं लिखा है। ओके, यानी सबसे पहले इन्होंने लिखा है हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, यानी हेनरी सिक्स्थ का पार्ट 2 ये सबसे पहले लिखा गया है 1591 में। ओके, सबसे पहले कौन सा लिखा है? हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2 1591 में। और सेकंड है हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3, तो सेकंड के बाद थर्ड आया 1591 में। और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 1592 में आया है। यानी इसका एक शॉर्ट की फार्मूला यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसका शॉर्ट फार्मूला H6 231। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि किस हिस्टोरिकल प्ले में 3 पार्ट हैं। तो आप ध्यान में रखिए कि हेनरी सिक्स्थ के पास 3 पार्ट है, इसको 3 पार्ट में लिखा गया है।
और इसका सीरियल 231 लर्न करिए। यानी सबसे पहले हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकेंड आया है, फिर पार्ट थर्ड आया है और उसके बाद पार्ट फर्स्ट आया है फ्रेंड्स। ओके, यानी हेनरी सिक्स्थ पार्ट थर्ड में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। आगे देखते हैं। आगे है रिचर्ड थर्ड, 1592-1593 में आया है। कोलेबोरेशन विद मार्लो, यानी इसकी जो कोलेबोरेशन है मार्लो के साथ में, विलियम शेक्सपियर और मार्लो ये दोनों मिल करके इसको लिखे हैं रिचर्ड थर्ड को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ओके, कोलेबोरेशन विद मार्लो, रिचर्ड थर्ड। ओके, इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट है रिचर्ड सेकेंड। रिचर्ड सेकेंड ये 1595 में आया था। ये वर्ष में लिखा गया फ्रेंड्स। रिचर्ड सेकेंड जो है ये वर्ष प्ले है, वर्ष में इसे लिखा गया है रिचर्ड सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है किंग जॉन। किंग जॉन 1596 में, ये भी वर्ष में लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये दोनों वर्ष में है, किंग जॉन और यहाँ पे देखिए रिचर्ड सेकेंड। ओके, ये वर्ष में दोनों हैं। आप ज़रूर लास्ट तक देखें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है हेनरी फोर्थ। ओके, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट ये 1596 में आया है, 1596-97। तो हेनरी फोर्थ भी जो है ये कोलैबोरेशन विद मार्लो, यानी मार्लो के साथ में इसको कोलैबोरेट किया गया, लिखा गया है, यानी विलियम शेक्सपियर और मार्लो, हेनरी फोर्थ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, यानी हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड 1597-1598 में ये बुक पब्लिश हुआ था। यानी हेनरी फोर्थ देखिए 2 पार्ट में है। तो हेनरी सिक्स्थ जो है फ्रेंड्स आप देखे थे, ये 6 यहाँ हेनरी सिक्स्थ जो है 3 पार्ट में है। ओके, इसे आप ध्यान में रखिए, हेनरी सिक्स्थ, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। हेनरी सिक्स्थ जो है वो 3 पार्ट में है और हेनरी फोर्थ जो है वो 2 पार्ट में है। ओके, नेक्स्ट हेनरी फिफ्थ। हेनरी फिफ्थ जो है ये 1598-1599 में ये बुक पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हेनरी एट्थ। नेक्स्ट इनका हेनरी एट्थ, ऑल इज़ ट्रू, इसकी सेकेंड टाइटल जो है वो ऑल इज़ ट्रू, 1613 में ये बुक पब्लिश हुआ था। कोलैबोरेशन विद फ्लेचर, ये फ्लेचर के साथ ये बुक लिखा गया था, यानी फ्लेचर ने इसे कंप्लीट किया था, विलियम शेक्सपियर एंड फ्लेचर, हेनरी एट्थ। इसमें फ्रेंड्स प्रोलॉग और एपिलॉग दोनों है। ओके, तो प्रोलॉग और एपिलॉग इसमें दोनों दिया गया है। फर्स्ट देखिए इनका जो हिस्टोरिकल प्ले है वो है हेनरी सिक्स्थ और ये है लास्ट प्ले इनका हेनरी एट्थ। फर्स्ट हेनरी सिक्स्थ हिस्टोरिकल प्ले और लास्ट हेनरी एट्थ है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है। ओके, तो इस तरीके से आप हिस्टोरिकल प्ले को आप देखे हैं। इसको कुछ मैसेज यहाँ पे और दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिए। कार्डेनियो, इनकी रचना जो है वो कार्डेनियो और हेनरी एट्थ। ओके फ्रेंड्स, हेनरी एट्थ आर ऑल इज़ ट्रू, हेनरी एट्थ को ऑल इज़ ट्रू कहा गया है। एंड द टू नोबल किन्समैन आर आल्सो रिटन बाय शेक्सपियर, यानी कार्डेनियो भी इनकी एक रचना, हेनरी एट्थ
इसी को ऑल इज ट्रू कहा जाता है। और द टू नोबल किंग्समैन आर आल्सो रिटन बाय शेक्सपियर बट इन कोलैबोरेशन विद जॉन फ्लेचर, यानी हेनरी एट्थ, कार्डेनियो और हेनरी एट्थ और टू नोबल किंग्समैन, ये कोलैबोरेशन किसके साथ है? जॉन फ्लेचर। ओके, फिर से देखिए, कार्डेनियो, हेनरी एट, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कार्डेनियो, हेनरी एट, जिसको कि ऑल इज ट्रू इसका सेकेंड टाइटल है, और एक प्ले है द टू नोबल किंग्समैन। ओके, कोलैबोरेशन विद जॉन फ्लेचर। इसे आप देख कर के मन में बैठा लीजिए, एग्ज़ाम में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपको 10 हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में आपको जानकारी दी गई, इसे आप देखिएगा। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रोमांस, यानी इनके रोमांस जो हैं वो कौन कौन से हैं? पेरिक्लीस, यहाँ पे आप देखिए पेरिक्लीस, ये प्रिंस ऑफ टायर, इसकी सेकेंड जो टाइटल है वो है प्रिंस ऑफ टायर। 1607 में ये बुक पब्लिश हुई थी। सेकेंड है फ्रेंड्स सिम्बेलाइन, सेकेंड सिम्बेलाइन है, इसकी सेटिंग ब्रिटेन और इटली 1610 में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट है द विंटर्स टेल, 1609 में पब्लिश हुई है, सिसिलिया और बोहेमिया में इसकी सेटिंग है। ओके, तो रोमांस से पूछा जाता है कौन सा, आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया रहेगा, कौन सा इसमें रोमांस नहीं है या कौन सा रोमांस है, तो इनके ये सब इनके रोमांस हैं 4। ओके, यानी फर्स्ट पेरिक्लीस, सेकंड है सिम्बेलाइन, थर्ड द विंटर्स टेल, और फोर्थ एंड लास्ट द टेम्पेस्ट। 1611 में ये पब्लिश हुआ था, द टेम्पेस्ट, ये लास्ट है, लास्ट रचना इनकी है द टेम्पेस्ट। यानी इसको ज़रा समझिए, इट इज़ क्लासिफाइड एज ए कॉमेडी इन फर्स्ट फोलियो बट इट हैज़ सम एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजी कॉमेडी। ओके फ्रेंड्स, तो फोलियो क्या है इसे हम देखते हैं। फोलियोज यानी विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है वो कई फोलियोज में ये आया था। यानी जो फर्स्ट फोलियो इनका है, फर्स्ट फोलियो ये 1623 में पब्लिश हुआ था, डेडिकेटेड टू विलियम एंड फिलिप। ये फर्स्ट फोलियो जो है ये विलियम और फिलिप को डेडिकेट किया गया था। द सन ऑफ अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड मेरी सिडनी हर्बर्ट, मेरी सिडनी हर्बर्ट, काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक, कंपाइल्ड बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। यानी कि जो फर्स्ट फोलियो था ये कंपाइल्ड किसके द्वारा किया गया था? हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको आप कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट फोलियो किसके द्वारा कंपाइल किया गया था? तो हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। ओके फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हेमिंग्स एंड कॉन्डेल के द्वारा ये कंपाइल किया गया था फर्स्ट फोलियो 1623 में फ्रेंड्स। सेकेंड फोलियो आया था 1632 में। फर्स्ट फोलियो 1623, सेकेंड फोलियो 1632, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। थर्ड फोलियो 1663 में और फोर्थ फोलियो 1685 में आया था। ओके, यहाँ पर शॉर्टकट में आप देखिए, यानी फोलियो 1623, 32, 63, 85। फिर से आप लोग भी साथ साथ बोलिए, 23, 32, 63, 85, 23, 32, 63, 85, 23, 32, 63, 85।
यानी 1623 में फर्स्ट फोलियो, 1632 में सेकेंड फोलियो, 1663 में थर्ड फोलियो और 1685 में फोर्थ फोलियो। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, आपको इतनी जानकारी इसमें दी गई रोमांस में, तो फोर्थ इनके 4 रोमांस हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे पोएम्स। अब विलियम शेक्सपियर के पोएम्स देखिए क्या क्या हैं, इनके कौन कौन से हैं। द सॉनेट्स। विलियम शेक्सपियर रोट 154 सॉनेट्स। टोटल इन्होंने 154 सॉनेट लिखा है, जो कि 1609 में पब्लिश हुआ है। फ्रेंड्स ये 154 इसके बारे में हम विस्तार से एक वीडियो मेरा आएगा और एक आ भी चुका है, उसमें सॉनेट के बारे में बताए हैं, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। द सॉनेट्स यानी इसमें 154 सॉनेट हैं फ्रेंड्स, और ये 1609 में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं वीनस एंड एडोनिस। ये भी इनका एक पोएम है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। हु रोट वीनस एंड एडोनिस? तो विलियम शेक्सपियर। वीनस एंड एडोनिस ये 1593 में पब्लिश हुआ था, और इट इज़ रिटन इन सिस्टर राइमा में। ये सिस्टर राइमा में लिखा गया है। सिस्टर राइमा में क्या होता है, ये 6 लाइन्स की पोएम, यानी 6 लाइन में लिखा गया है। ये भी पूछा गया एग्ज़ाम में, कितने लाइन में लिखा गया है ये, तो 6 लाइन्स में लिखा गया है। ये सिस्टर राइमा में है, और इसकी जो ये बेस्ड ऑन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, किस पे आधारित, किससे लिया गया है, इसका सोर्स है ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। इसको भी नेट जेएससी वगैरह में पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान में आप रखिए। टीएसटी पीएचडी में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से देखें। मेटामॉर्फोसिस, ओविड्स का बुक कौन सा है, मेटामॉर्फोसिस, इसी से वीनस एंड एडोनिस लिया गया है। दिस इज़ ए नैरेटिव पोएम, ये एक नैरेटिव पोएम है वीनस एंड एडोनिस। इसकी राइमिंग स्कीम है ABABCC, यानी फर्स्ट 4 लाइन्स ये क्वैट्रेन है। क्वैट्रेन मीन्स होता है 4 लाइन्स, एंड लास्ट में 2 कपलेट्स, सॉरी 1 कपलेट, 1 कपलेट में 2 लाइन होता है। तो ये ओके, यानी 4 + 2 6 लाइन्स देखिए हो गई हैं, यानी सिस्टर राइमा में ये लिखा गया है, और ये ओविड्स के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। 6 लाइन 1593 में पब्लिश हुआ है। बहुत सारी जानकारी आप इसको ध्यान से देखें। ये नैरेटिव पोएम है, ये भी पूछा जाता है किस प्रकार का पोएम है, तो ये नैरेटिव पोएम है फ्रेंड्स। ओके, नैरेटिव पोएम। और भी इसमें देखिए, यानी इसमें स्टेंजाज कितने हैं, 199 199 स्टेंजाज हैं। ये भी पूछा गया एग्ज़ाम में, 199 स्टेंजा इसमें हैं, और लाइन है 1194 1194 लाइन्स। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 199 स्टेंजा हैं और 1194 लाइन्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं द रेप ऑफ लुक्रीस। द रेप ऑफ लुक्रीस ये भी एक नैरेटिव पोएम है। देखिए दोनों को दिखाया गया है, नैरेटिव पोएम यानी वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रीस, बोथ आर नैरेटिव पोएम्स। ओके, ये 1594 में पब्लिश हुआ है, और फ्रेंड्स इसमें 7 लाइन्स हैं। ओके, यानी वीनस एंड एडोनिस में 6 लाइन्स हैं, और इसमें द रेप ऑफ लुक्रीस में 7 लाइन्स है। 7 लाइन्स में जो लिखा जाता है इसको हम राइम रॉयल, ये राइम रॉयल में लिखा गया है। राइम रॉयल एग्ज़ाम में पूछा गया है, किस जेनर में लिखा गया है ये, तो राइम रॉयल में लिखा गया है, और इसमें 265 स्टैंजा है, टोटल 265, और इसकी लाइन्स है 1855 लाइन है। ओके, यानी द रेप ऑफ लुक्रीस में 7 लाइन्स है, ये राइम रॉयल में लिखा गया है। ओके,
राइम रॉयल, इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, चासर के द्वारा दिया गया था राइम रॉयल। और 265 स्टेंजा इसमें हैं और 1594 में पब्लिश हुआ है। 1855 लाइन्स हैं फ्रेंड्स। ओके, 7 लाइन्स का स्टेंजा है, तो इसे ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है सॉनेट्स टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूज़िक, ये भी इनका पोयम है। सॉनेट्स टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूज़िक, ये 1599 में पब्लिश हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोयम है द पैशनेट पिलग्रिम। द पैशनेट पिलग्रिम 1599 में, इसमें 20 पोएम्स हैं। ओके, 20। द पैशनेट पिलग्रिम में 20 पोएम्स हैं। नेक्स्ट पब्लिश्ड बाय विलियम ज़ैगार्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? विलियम ज़ैगार्ड के द्वारा। द पैशनेट पिलग्रिम विलियम ज़ैगार्ड के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। इसमें 20 पोएम्स हैं, 1599 में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट द फोनिक्स एंड द टर्टल, ये भी इनकी पोएम है। ये भी पूछा गया है कि द फोनिक्स एंड टर्टल कौन लिखा है? ओके, तो विलियम शेक्सपियर 1601 में लिखा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ए लवर्स कंप्लेंट, इनका ये पोएम है ए लवर्स कंप्लेंट 1609 में। इसमें 47 स्टेंजाज हैं। देखिए, आपको उल्टा लग रहा होगा, इसको आप सीधा करके देखिएगा। 47 स्टेंजाज ऑफ 7 लाइन्स ईच, यानी ये भी 7 लाइन्स में लिखा गया है और टोटल 47 स्टेंजा हैं। और इसमें ये भी राइम रॉयल में लिखा गया है फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइम रॉयल में इसको लिखा गया है। ए लवर्स कंप्लेंट को राइम रॉयल में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट है फ्यूनरल एलजी बाई WS। ओके, ये भी इनकी पोएम है, फ्यूनरल एलजी बाई WS। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी जानकारी आपको पोएम के अंदर सब दी गई थी। ओके, तो इसे आप बार बार देखें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लाइफ ऑफ शेक्सपियर, तो इसको हैंड रिटन मैटर में है, आप इसे देखिएगा। विलियम शेक्सपियर्स फादर जॉन शेक्सपियर, आप देख चुके हैं, वॉज ए ग्लोवर, कॉर्न डीलर एंड ए ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यानी एग्ज़ाम में फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि इनके पिताजी क्या करते थे, इनका क्या व्यापार था, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। पूछा गया है, हर राइटर से पूछा जाता है कि इनके पिताजी क्या करते थे। तो जॉन शेक्सपियर वॉज ए ग्लोवर, कार्न डीलर एंड ए ट्रेडर इन ऑल काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नेक्स्ट है शेक्सपियर वॉज द फर्स्ट सन एंड थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मेरी अर्डन। यानी जॉन शेक्सपियर और मेरी अर्डन के ये पहले बेटे थे, फर्स्ट सन एंड थर्ड चाइल्ड, तीसरी संतान, यानी फर्स्ट सन थे और थर्ड चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट है Shakespeare probably attended the grammar school at the age of 7. There he learned small Latin and less Greek. Okay. Next है Stratford is a village in Warwickshire surrounded by फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। यानी स्ट्रेटफोर्ड जो विलेज है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक तरफ है फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, दूसरी ओर है कैसल ऑफ वारविक। कैसल मीन्स किला होता है, यानी वारविक का किला है। और
एक तरफ है कैसल ऑफ किलकोलमैन फ्रॉम 3 साइड्स, यानी जो इनका गांव स्ट्रेटफोर्ड है वो 3 तरफ से किससे किससे घिरा हुआ है। फर्स्ट फॉरेस्ट ऑफ अर्डन से, सेकंड कैसल ऑफ वारविक से, और थर्ड कैसल ऑफ किलकोलमैन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर वॉज मैरिड टू एन हैथवे। ओके, तो शेक्सपियर जब 18 साल के थे तो इनकी शादी एन हैथवे से हुई थी। हिज सीनियर बाय 8 ईयर्स, वो उनसे 8 साल बड़ी थी, सीनियर बाय 8 ईयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन 1582 ही वॉज मैरिड इन हैथवे, यानी 1582 में इनकी शादी हुई है। ईयर को भी ध्यान में रखिए, 1582। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट द ईयर 1587 ही लेफ्ट हिज फैमिली, यानी 1587 में वह अपने परिवार को छोड़ दिए। एंड वेंट टू लंदन, और लंदन चले गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि ये इन्होंने अपने परिवार को कब छोड़ा, 1587 में, यानी कब लंदन गए, वो 1587 में लंदन चले गए। ही ज्वाइंड द बारबेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स, और लंदन में जब गए तो वहाँ पर इन्होंने बारबेज कंपनी ऑफ प्लेयर को ज्वाइन किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जब लंदन गए तो ये किस कंपनी को ज्वाइन किए, तो द बारबेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स को इन्होंने ज्वाइन किया लंदन में, किस सन में, 1587 में। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से सभी पॉइंट्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ सेड दैट ही लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड बिकॉज ऑफ हिज स्टीलिंग डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसीज पार्क। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि इनके छोड़ने का कारण क्या था, कि वह सर थॉमस लूसी के पार्क से स्टीलिंग डियर यानी हिरन चुराए थे, और इसीलिए इन्होंने स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ दिया था। और किसके पार्क से, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो सर थॉमस लूसीज पार्क, सर थॉमस लूसी का पार्क था, वहीं से इन्होंने हिरन चुराया था, और इसी अपमान की वजह से इन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। तो सर थॉमस लूसी पार्क को आप इसको मार्क कर देते हैं, इसको ध्यान में बैठा लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, सर थॉमस लूसीज पार्क। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, इन 1597 1597 में ही परचेज्ड न्यू प्लेस, यानी स्ट्रेटफोर्ड में ये 1597 में न्यू प्लेस जो इनका घर है उसको खरीदे 1597 में। शेक्सपियर इज़ आल्सो कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन, इन्हें बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। बार्ड मीन्स फ्रेंड होता है पोएट। ओके, बार्ड मीन्स पोएट, और एवन आपको स्टार्टिंग में ही बताए हैं, एवन एक नदी का नाम है, तो बार्ड ऑफ एवन इनको कहा जाता है। बार्ड मीन्स पोएट, कवि होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर हिज legendary and historical material, Shakespeare depends mainly on Holinshed's Chronicles of England, Scotland and Ireland, and also on North's translation of Plutarch's famous lives. Okay friends, next point, the English Elizabethan poet, actor एंड रेनेशा प्ले राइट। तो ये इंग्लिश एलिजाबेथन पोएट थे, एक्टर एंड रेनेशा प्ले राइट थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, शेक्सपियर wrote 154 sonnets which were published in 1609, स्टार्टिंग में ही बताया गया है। नेक्स्ट, between 1585 to 1592 he began a successful career
in London. Okay, as an actor, writer, and in 1594 he joined as an acting troupe called the लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन. इन्होंने 1594 में लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन नामक ये ट्रूप यानी इसको ज्वाइन किए, जिसमें नाटक वगैरह खेले जाते थे. तो द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन में इन्होंने कब ज्वाइन किया? 1594 में, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. इन 1603 में द ग्रुप वाज रीनेम्ड द किंग्स मैन. यानी इसका नाम लॉर्ड चैम्बरलेन्स का इसका नाम चेंज करके 1603 में क्या रख दिया गया? द किंग्स मैन रख दिया गया था. आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स फर्स्ट के नाम पे किंग्स मैन रखा गया था. नेक्स्ट पॉइंट. इन 1599 ए पार्टनरशिप ऑफ कंपनी members built their own theatre on the south bank of the river Thames. ओके, टेम्स नदी है उसके किनारे. 1599 1599 इसको ध्यान में रखिए. 1599 में ग्लोब थिएटर इन्होंने बनाया था, विच दे कॉल्ड द ग्लोब. यानी 1599 ग्लोब थिएटर कब बना, ये एग्जाम में पूछा गया है. तो फ्रेंड्स 1599 में ही बिकेम पार्ट ओनर ऑफ द ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर. यानी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस किस ये थिएटर में इनका पार्टनरशिप था. तो द ग्लोब थिएटर एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर में इनका पार्टनरशिप था. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है. इन 1623 में जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, टू फ्रेंड्स and fellow actors of Shakespeare, published the first folio. ये आपको स्टार्टिंग में बताए हैं. यानी फर्स्ट फोलियो जो 1623 में आया था, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल ने मिलकर के इसको पब्लिश किया था. दैट इंक्लूडेड 36 प्लेज. उसमें 36 प्लेज जो है वो फर्स्ट फोलियो में कितने प्लेज थे? 36 प्लेज थे. पेरिक्लीज और प्रिंस ऑफ टायर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो. ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा प्ले फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं था. तो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट फोलियो में पेरिक्लीज प्ले जो है या प्रिंस ऑफ टायर, ये 36 प्ले यानी फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्ले शामिल नहीं था? पेरिक्लीज. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. पेरिक्लीज जो था वो पेरिक्लीज फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं था. स्टार्टिंग में 36 प्लेस, इनके टोटल 37 प्ले हैं, जिसमें से 36 प्लेस 23 इन 1623 के फर्स्ट फोलियो में ही पब्लिश हो गया था. फर्स्ट फोलियो किसके द्वारा? जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अराउंड 1590s यानी 1590. फ्रेंड्स यहाँ पे 1590s का मतलब 1590 से 1600 के बीच का समय, 90s. ओके, ही रोट 154 सोनेट्स. इन्होंने 1590 के बीच में 1600 बीच में 154 सोनेट लिखा, विच वर पब्लिश्ड कलेक्टिवली ऑन 20 मई 1609. यानी 20 मई 1609 को बाई थॉमस थॉट, यानी थॉमस थॉट के द्वारा ये पब्लिश किया गया था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओके, थॉमस थॉट. नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स. टी.एस. एलियट हु कॉल्ड हिज ट्रेजेडी मैकबेथ एन आर्टिस्टिक सक्सेस. यानी टी.एस. एलियट ने, इसको ध्यान से देखिएगा, टी.एस. एलियट हु कॉल्ड हिज ट्रेजेडी मैकबेथ को इन्होंने आर्टिस्टिक सक्सेस कहा था. ओके, एंड अदर ट्रेजिक प्ले
हैमलेट, और हैमलेट को इन्होंने एन आर्टिस्टिक फेलियर की संज्ञा दी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर, तो इसे टी.एस. इलियट ने कहा है फ्रेंड्स, और मैकबेथ को कहा है एन आर्टिस्टिक सक्सेस, और हैमलेट को कहा गया है एन आर्टिस्टिक फेलियर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बेसिस पर इन्होंने मैकबेथ को एन आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है और हैमलेट को एन आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। अब फ्रेंड्स इसको समझते हैं, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है, और इसी के माध्यम से इन्होंने ये कहा है मैकबेथ को एन आर्टिस्टिक सक्सेस और हैमलेट को एन आर्टिस्टिक फेलियर। क्यों कहा है, इसे ढंग से समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे ढंग से समझते हैं। यानी व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसे आप ध्यान से देखिए। दिस टर्म which had been coined by the American painter and poet Washington Allston, यानी कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकन पेंटर और पोएट वॉशिंगटन एल्स्टन ने किया था। ओके फ्रेंड, अगर एग्ज़ाम में आता है हु क्वाइंड दिस टर्म, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म को किसने क्वाइंड किया है, यानी सबसे पहले इसका यूज़ किसने किया है, तो वॉशिंगटन एल्स्टन। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यानी क्वाइंड बाय तो वॉशिंगटन एल्स्टन। ओके, और वाज इंट्रोड्यूस्ड, अगर इंट्रोड्यूस्ड बाय टी.एस. इलियट, यानी ये दुनिया के सामने सबसे पहले इंट्रोड्यूस यानी परिचय कराने का काम टी.एस. इलियट ने किया था। रादर कैजुअली इनटू हिज एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, इनकी एसे एक थी हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो 1919 में आई थी। इसी में इन्होंने इनको हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा था। टी.एस. इलियट की ये इनका एसे है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। इलियट सेड द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन, इलियट रोट, is by finding an objective correlative. In other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion and which will evoke the same emotion from the reader. Friends, इसको हिंदी में इस तरीके से हम समझ लेते हैं। हाँ, इसे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिलेटिव को समझते हैं। मान लीजिए आप कोई हॉरर मूवी थिएटर में देखने के लिए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मूवी में डायरेक्टर सीन को अंधेरे में शूट करता है और उसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को प्रस्तुत करता है, ऐसी ऐसी चीज़ों को वो प्रस्तुत करता है जिससे लोग भयभीत हों। ओके, जैसे उसमें चीखने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ को प्रस्तुत करता है जिससे लोग भयभीत हों, और उसमें चीखने चिल्लाने या कोई विचित्र चेहरा हो या भूत या चुड़ैल की छाया चित्र हो। ओके, जिससे लोगों में क्या हो, वो डर पैदा हो और दर्शक इसे देखकर भयभीत हो जाते हैं। तो डायरेक्टर जो ऑब्जेक्ट्स दर्शक को डराने के लिए जो पेश किया था, तो उसे ही हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। यानी डायरेक्टर का काम था कि दर्शक को डराना। ठीक, तो डराने के लिए जिन जिन चीज़ों को, वो जिन ऑब्जेक्ट को कोरिलेट, यानी वो दर्शक से वो रिलेट करता हो, यानी वो उसका काम था कि दर्शक को डराएं
और ऐसे ऐसे सीन उसके सामने वो पेश करता है कि दर्शक ताकि उसको देख करके उनके अंदर उनकी जो इमोशंस हैं वो चेंज हो जाएं, वो इमोशन बदल जाएं। ठीक, तो हाँ, उसको पेश करता है वो इसी को हम ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव कहते हैं। यानी जो दर्शक वो पेश करता है, दर्शक के सामने पेश करता है, यानी डायरेक्टर का जो विचार था उसका प्रभाव दर्शक के ऊपर पड़ता है। इसी विचार को हम ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव कहते हैं। दूसरी ओर मान लीजिए अगर कोई हॉरर मूवी है, ओके, अगर हॉरर मूवी की शूटिंग यदि उजाले में किया जाए, जहाँ पर लोगों का आना जाना हो, ओके, वहाँ पर किया जाए, तो दर्शक के अंदर वो डर या भय पैदा नहीं होगा, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव नहीं कहेंगे। क्योंकि वो अगर आप हॉरर कोई मूवी देखने गए हैं, आपके अंदर वो डर पैदा हो ही नहीं रहा है, तो वो उसको हम ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव नहीं कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, और अगर अंधेरे में कोई चीखने चिल्लाने या डराने वाली कोई भी घटना अगर होती है तो आपके अंदर वो इमोशंस, वो फीलिंग्स पैदा हो जाएंगे, जबकि उजाले में वो इमोशंस वो आपके अंदर पैदा नहीं होंगे, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव नहीं कहेंगे, इसे हम आर्टिस्टिक फेलियर कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर इसलिए कहा गया है क्योंकि हैमलेट पूरे प्ले में अनिश्चितता में रहता है कि उसका चाचा, उसका जो अंकल है किंग क्लॉडियस, उसके पिता किंग हैमलेट, यानी उनके जो पिता थे हैमलेट प्ले में उनका भी नाम किंग हैमलेट था, यानी उसके पिता किंग हैमलेट का मर्डर किया है या नहीं, यानी उनका जो चाचा किंग क्लॉडियस है वो पूरे प्ले में एक संदेह की अवस्था में, अनिश्चितता की अवस्था में रहता है, ठीक है, कि उसके पिता का मर्डर वो किया है कि नहीं किया है। जब उसके पिता का घोस्ट यानी भूत आकर सब बताता है तो हैमलेट क्या करता है, वो प्ले के अंदर वो प्ले नाटक करवाता है उसको पता करने के लिए, जिसे हम माउस ट्रैप कहते हैं। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ माउस ट्रैप, कि माउस ट्रैप क्या होता है। यानी जब कोई भी प्ले, जैसे हैमलेट प्ले है, उसके अंदर जब कोई भी प्ले करवाया जाता है तो उसे हम माउस ट्रैप कहते हैं। फिर उसे जब वो माउस ट्रैप करवाता है तो हैमलेट को यकीन हो जाता है कि मेरे पिता का मर्डर किंग क्लॉडियस ने ही किया है। तो अंत में हैमलेट किंग क्लॉडियस का वो मर्डर करता है और यह सब करने में वह काफ़ी समय लेता है। इसीलिए टी.एस. एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर की संज्ञा दी है। और वहीं दूसरी ओर मैकबेथ प्ले में मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ की सहायता से किंग डंकन की हत्या प्ले के मध्य में कर देता है। इसीलिए टी.एस. एलियट मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस की संज्ञा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से हम ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को समझते हैं। फिर से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। यानी द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन, यानी इसको जो उसका साधन होता है किससे होता है, इमोशन, यानी वो भावना आपके अंदर वो पैदा होना चाहिए। एलियट रोट इज़ द फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को हम कैसे प्राप्त करते हैं, ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके एक सेट से, यानी उसको हम ऑब्जेक्ट को पेश करते हैं। ए सिचुएशन, यानी ऐसी स्थिति को हम बताते हैं, ऐसी स्थिति को लाते हैं, जैसे डराने वाली स्थिति आपको एग्जांपल दिए। ए चेन ऑफ इवेंट्स, यानी कोई भी घटना, ए चेन ऑफ इवेंट्स विच शैल बी फार्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन, और ये सब जो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशन, ए चेन ऑफ इवेंट्स, ऐसी ऐसी घटनाओं को दिखाया जाता है ताकि आपके अंदर वो इमोशंस वो पैदा हों, वो फीलिंग्स आपके अंदर वो आ जाए। एंड विच विल इवोक द सेम इमोशन फ्रॉम द रीडर, यानी जो लेखक कहना चाह रहा है वही इमोशन सेम रीडर के मन में वो पैदा हो। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आप बार बार सुनिएगा, बार बार समझिएगा, तब आपको ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव समझ में आ जाएगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो उससे को रिलेट करता हो,
उसी से संबंधित हो, उस फीलिंग से संबंधित हो जिस फीलिंग को राइटर वो रीडर को वो समझाना चाह रहा है, तो उससे उसी से रिलेट करना चाहिए। अगर वो रिलेट नहीं करेगा तो आर्टिस्टिक फेलियर कहा जाएगा, और अगर रिलेट करेगा तो आर्टिस्टिक सक्सेस कहा जाएगा फ्रेंड्स। तो इसे आप समझ लीजिएगा बार बार देख करके, सुन करके। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम, यानी ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आया है कि विलियम शेक्सपियर अपने किस प्ले में, यानी किसका रोल अदा किए हैं। यानी एज यू लाइक इट जो प्ले है, इसमें एडम कैरेक्टर है, वो एडम कैरेक्टर दूसरा कोई नहीं बल्कि विलियम शेक्सपियर खुद हैं, वो एडम का कैरेक्टर रोल करते हैं। सेकंड है घोस्ट, तो जो फ्रेंड्स पढ़े होंगे प्ले उनको अच्छी तरीके से पता होगा। घोस्ट, ये किसमें घोस्ट आता है? हैमलेट्स फादर, यानी हैमलेट प्ले में जो हैमलेट का भूत आता है, हैमलेट के पिता का भूत आता है, वो विलियम शेक्सपियर खुद ही उसका रोल अदा करते हैं। एंड द कोरस, ये हेनरी फिफ्थ में कोरस जो कैरेक्टर है वो विलियम शेक्सपियर खुद रोल अदा किए हैं। और नेक्स्ट है किंग डंकन इन मैकबेथ, यानी मैकबेथ में जो किंग डंकन है वो विलियम शेक्सपियर खुद रोल अदा किए हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, विद 4042 लाइन्स, यानी 4042 लाइन एंड 29,591 वर्ड्स, ये हैमलेट में 4042 लाइन्स हैं और 29,551 वर्ड्स हैं। इज़ द लॉन्गेस्ट, यानी लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले। ये क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले कौन सा है? तो ये हैमलेट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे लंबा प्ले कौन सा है? तो ये हैमलेट है, लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। कौन सा? हैमलेट। विद 1787 लाइन्स, यानी 1787 लाइन्स और 14,369 वर्ड्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज़ द शॉर्टेस्ट प्ले। शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है? कॉमेडी ऑफ एरर्स। और लॉन्गेस्ट प्ले हैमलेट। ओके फ्रेंड्स, लॉन्गेस्ट प्ले हैमलेट और शॉर्टेस्ट प्ले द कॉमेडी ऑफ errors. Next, Love's Labour's Last has the highest percentage of rhyming lines of all the Shakespeare's play. Okay friends, स्टार्टिंग में भी बताए हैं कि Love's Labour's Last has the highest percentage of rhyming lines, यानी Love Labour's Last में ये सबसे ज़्यादा इसमें rhyming lines हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी तुकांत में ये लिखी गई हैं ऑफ ऑल द शेक्सपियर्स प्लेज। नेक्स्ट पॉइंट, इन द लेट 19th century एडवर्ड डाउडेन क्लासिफाइड इन हिज बुक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, यानी एडवर्ड डाउडेन अपने बुक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, ये भी आप इसको याद कर लीजिए कि शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट बुक किसने लिखा है? तो एडवर्ड डाउडेन ने लिखा है। शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर इनटू 4 पीरियड्स, यानी एडवर्ड डाउडेन ने विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को 4 पीरियड में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इन द वर्कशॉप, सेकेंड इन द वर्ल्ड, थर्ड आउट ऑफ डेप्थ और फोर्थ ऑन द हाइट्स। ये एडवर्ड डाउडेन ने इसको 4 पीरियड में डिवाइड किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, he found English a dialect
एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। डायलेक्ट मीन्स होता है लोकल लैंग्वेज, यानी जो आपके एरिया का जो भाषा रहता है उसे ही हम डायलेक्ट कहते हैं, लोकल लैंग्वेज। यानी वो कह रहे हैं, कौन कह रहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड। ये क्वेश्चन टीजीटी 2003 और भी कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि हु सेड ही फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड विलियम शेक्सपियर के लिए कहते हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स, ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज द स्लोएस्ट इन मूवमेंट। ये कौन कहता है? टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट कहते हैं कि मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, यानी मैकबेथ में क्या करता है? किंग डंकन की हत्या कर देता है, तो इसको मोस्ट रैपिड कहे हैं। और हैमलेट बहुत वो अनिश्चितता में रहता है, वो सोचता है, तो इसलिए वो इसको स्लोवेस्ट इन द मूवमेंट किसने कहा है? एस.टी. कॉलरिज ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, द हिस्ट्री प्लेज आर जनरली 10 प्लेज। 10 प्ले आपके हिस्ट्री प्ले हैं। दीज प्लेज कवर्स इंग्लिश हिस्ट्री राइट फ्रॉम द 12th to 16th सेंचुरीज, यानी 12 से 16 ये शताब्दी के बीच के अबाउट 1200 to 1550, यानी 1200 से 1550 के बीच की घटनाओं को इसमें लिखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1200 से यानी 12th सेंचुरी से 16th सेंचुरी और 1200 से 1550, यानी 350 साल की घटनाओं का वर्णन इन्होंने हिस्टोरिकल प्ले में किया है। एग्ज़ाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, 350 साल, 400 साल, 300 साल, 250 साल, तो 350 साल। ओके, यानी 1200 से 1550। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, 10 हिस्टोरिकल प्लेज कवर द 5 जनरेशन ऑफ मेडिवल पावर स्ट्रगल। स्टार्टिंग में इसको भी बताए हैं। दे प्रेजेंट द 100 years war फ्रॉम 1337 टू 1453, यानी 1300 ईयर्स वार कब हुआ था? 1337 से 1453, यानी 116 साल 100 वार्स हुआ था। विद फ्रांस फ्रॉम हेनरी फिफ्थ टू जॉन ऑफ आर्क, इसको भी ध्यान में रखिए। एंड द वार ऑफ रोजेस फ्रॉम, यानी 1455 से 1487 के बीच में वार ऑफ रोजेस हुआ था। बिटवीन यॉर्क एंड लैनसेस्टर, यॉर्क एंड लैनसेस्टर, द वार ऑफ रोजेस 1455 से 1487। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिटवीन यॉर्क एंड लैनसेस्टर। नेक्स्ट पॉइंट, शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ द इंग्लिश किंग, यानी शेक्सपियर अपने हिस्टोरिकल प्ले में वीकनेस, कमजोरियों को और उसके स्ट्रेंथ को इन्होंने दिखाया है हिस्टोरिकल प्ले में। तो किस किस प्ले में वीकनेस को दिखाया गया है और किस प्ले में स्ट्रेंथ को दिखाया गया है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो देखते हैं। इन किंग जॉन, यहाँ पे देखिए, किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी सिक्स्थ, किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी सिक्स्थ, ही प्रेजेंट्स द वीकनेस ऑफ द इंग्लिश किंग, यानी किंग जॉन में, रिचर्ड सेकेंड और हेनरी सिक्स्थ में वीकनेस को दिखाया गया है। इन तीनों प्ले में ये कमजोरियों को दिखाया गया, राजा की कमजोरियों को दिखाया गया है किंग्स की। ओके, तो इसका शॉर्ट की देखिए है W फॉर वीकनेस, यानी वीकनेस किस में दिखाया गया है? KR2H6, KR2H6, K फॉर किंग जॉन, R2 मीन्स रिचर्ड सेकेंड, H6 मीन्स यहाँ पे हेनरी सिक्स्थ। WKR2H6, WKR2H6, बार बार बोलिए, WKR26,
H6 यानी वीकनेस किसको दिखाया गया है? किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड और हेनरी सिक्स्थ में वीकनेस को दिखाया गया है। और इन हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ और रिचर्ड थर्ड ही प्रेजेंट्स द किंगली स्ट्रेंथ, यानी हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ एंड रिचर्ड थर्ड में इन्होंने स्ट्रेंथ के बारे में यानी पावर, शक्ति के बारे में दिखाया है। यानी इसका शॉर्ट की है H4, H5, R3। क्या है? S यानी S फॉर स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ, H4 यानी हेनरी फोर्थ में, H5 हेनरी फिफ्थ और R3 रिचर्ड थर्ड में इन्होंने क्या किया है कि ये शक्तियों को, इनके पावर को, स्ट्रेंथ को दिखाया गया है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। इसे बार बार देखें, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।